साथियों, आज की कहानी दो विधवाएं जो लिखी गई है नैथनियल हार्टन द्वारा। शरद ऋतु की एक बरसाती धुंधले की सी भरी शाम थी। बंदरगाह के किनारे एक छोटे से मकान की दूसरी मंजिल के एक कमरे में सादगी भरा फर्नीचर उसके रहवासियों की हालत जैसा ही था। यूं थोड़ी बहुत सजावट यहाँ थी, पर उस स्थान और मौसम के बारे में इतना कहना काफ़ी है। अंगीठी के पास दो जवा आकर्षक स्त्रियां बैठी थीं और अपने अपने दुखों में एक दूसरे को हिम्मत बंधा रही थीं। ये उन दो भाइयों की नवविवाहित वधुएं थीं, जिनमें एक नाविक था और दूसरा सैनिक। दोनों की मौत की खबर एक के बाद एक आई थी। उनकी मौत कनाडा के युद्ध और तूफानी अटलांटिक की वजह से हुई थी। इस हादसे की खबर से चारों तरफ से हमदर्दियां उनके प्रति उमड़ पड़ी और बहुत सारे मेहमान विधवा बहनों के प्रति मातम पुरसी करने चले आए। इनमें एक मंत्री भी था। ये सभी शाम होने तक वहां बैठे रहे, फिर एक एक कर संतावना के बोल बोल कर अपने अपने खुशहाल घरों की ओर लौट गए। शोक संतप्त विधवाएं यद्यपि अपने मित्रों की सहायता के प्रति उदासीन नहीं थीं, पर वे चाहती थीं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। पतियों के रहने पर उनका आपस में जो संबंध था उससे वे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, पर अब उनकी मौत के बाद वे एक दूसरे की ओर करीब पा रही थीं। दोनों को यह लग रहा था कि वास्तविक दिलासा तो उन्हें एक दूसरे के पहलू में ही मिल सकती है। उन्होंने एक दूसरे के मन को समझा और निशब्द रोती रहीं। इस तरह घंटे भर तक रोने के बाद उनमें से एक बहन, जो मृदु शांत स्वभाव की होते हुए भी कमज़ोर नहीं थी और धर्मपरायण भी थी, उसे सहसा त्याग और सहनशीलता के उन गुणों का स्मरण हो आया जो धार्मिक शिक्षा से उसे मिले थे। उसे लगा विपदा चाहे जैसी हो, उन्हें जीवन तो जीना ही होगा। अंगीठी के सामने तिपाई रखकर उसने जैसे तैसे दो कौर हलक के नीचे उतारे और अपनी बहन के पास आ बैठी। बहन, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, वह हाथ थामकर बोली। अब जैसा भी जीवन है, बस उसमें ईश्वर की कृपा बनी रहे। उसकी देवरानी ज्यादा संवेदनशील और चिड़चिड़ी हो उठी थी। अब तक वह लगातार फूट फूट कर रो रही थी। मेरी के शब्दों से वह एकदम विचलित हो गई, मानो उसके घाव को कुरेद दिया गया हो। अब बचा ही क्या है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए ईश्वर की कृपा। मार्गरेट चीख पड़ी और उसकी हिचकियां बंध गईं। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं अन्न जल छूऊंगी भी नहीं। पर यह कहते हुए वह खुद सिहर उठी और धीरे धीरे मैरी अपनी देवरानी को शांत करने में सफल हो गई। इस तरह शाम हो गई, अंधेरा गहराने लगा, उनके सोने का समय हो गया। विवाह के समय इन लोगों के पास ज़्यादा साधन नहीं थे। एक छोटी सी गृहस्थी थी, एक ही बैठक खाना था और उसके दोनों तरफ उनके सोने के दो कमरे थे। अंगीठी की आग बुझाकर दोनों विधवाएं उठीं और वहां एक लैंप रख दिया। दोनों कमरों के दरवाजे खुले छोड़ दिए। एक कमरे से दूसरे कमरे का भीतरी हिस्सा पलंग पर्दे दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों बहनों को लेटते ही नींद आ गई। भीतर ही भीतर दुख सहने का असर मेरी अनुभव कर रही थी और फिर कुछ ही पलों में उसे झपकी सी आ गई। रात का अंधेरा और निस्तब्धता जैसे जैसे गहरा रही थी, मार्गरेट खुद को और ज़्यादा विचलित और थका हुआ महसूस कर रही थी। बाहर बरसात हो रही थी। वह बूंदों की एक रस आवाज़ सुनती रही, जिसे हवा का झोंका तक नहीं तोड़ पा रहा था। मन में एक अजीब बेचैनी थी। वह बार बार तकिए से सिर उठाकर मेरी के कमरे की ओर देखने लगती। लैंप की धीमी रोशनी में दीवार पर फर्नीचर की परछाई स्थिर थी।
बस कभी लौ के टिमटिमाने से काँप उठती। अंगीठी के पास 2 खाली आराम कुर्सियां अपनी पुरानी जगह पर रखी हुई थीं, जिन पर दोनों भाई परिवार के मुखिया की तरह शान से बैठते थे और कह लगाते थे। पास में 2 छोटी कुर्सियां थीं, जिन पर मैरी और वह उन खुशहाल दिनों में बैठती थी जब उनके इस छोटे से साम्राज्य में प्यार ही प्यार था। आज लैंप की रोशनी बिल्कुल इन विधवाओं की तरह चमक खो चुकी थी। मार्गरेट जब संताप में डूबी हुई थी, उसने बाहर के दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। अभी कल ही की तो बात है, जैसे किसी आवाज पर कैसे मेरा दिल उछल पड़ता। उसने सोचा, उसे याद आया कितनी आतुरता से वह अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा किया करती थी। अब उसकी क्या परवाह, जाने दो, मैं नहीं उठूंगी। जहां उसमें यह बच्चों की सी जिद थी, वहीं दूसरी ओर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और कान दरवाजे की ओर लगे हुए थे। उसे भीतर से बात पर यकीन नहीं था कि जिस आदमी को इतना प्यार किया वह अचानक ऐसे मर सकता है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार आवाज धीमी थी, जैसे कोई धीमे धीमे स्वर में पुकार रहा हो। आवाज कई दीवारों से होते हुए अंदर आ रही थी। मार्गरेट ने अपनी बहन के कमरे की ओर देखा। वह गहरी नींद में थी। मार्गरेट उठी, फर्श पर पांव रखे और खुद को ठीक किया। भय और उत्तेजना से वह जैसे कांप रही थी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, अस्फुट स्वर में वह बोली। अब मेरे लिए डरने की बात ही क्या है, फिर भी मैं पहले से कहीं ज्यादा भयभीत क्यों हूँ। अंगीठी से लैंप उठाकर वह तेजी से खिड़की के पास आई और नीचे गली में झांका। घर के आगे एक धुंधली रोशनी वाली लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी से आसमान की चीजें पिघलती नजर आ रही थी। बाकी तमाम चीजें एक गहरे अंधकार में डूबी हुई थी। खिड़की के पट खुलने की आवाज से पास की इमारत की ओट से एक आदमी प्रकट हुआ, जिसने चौड़ी टोपी और कंबल लपेटा हुआ था। वह यह देखने के लिए आगे आया कि उसकी आवाज से कौन उठकर आया है। मार्गरेट ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह सराय में काम करता था। क्या बात है गुडमैन पार्कर? विधवा ने ऊंची आवाज में पूछा। मैडम, आप मार्गरेट ही हैं ना? सराय वाले ने पूछा। मुझे लगा खिड़की पर आपकी बहन तो नहीं है। उन्हें देखकर मुझे बड़ा संकोच होता, क्योंकि उनका दुख बांटने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अच्छा बताओ, क्या बात है? मार्गरेट ने उत्सुकता से पूछा। अभी आधा घंटा पहले एक हरकारा शहर से होकर गुजरा है। वह पूरब की ओर से गवर्नर और काउंसिल के कुछ पत्र लेकर आया था। ताज़ा दम होने के लिए मेरे यहाँ कुछ देर रुका था। मैंने उससे सीमा प्रांत की खबर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि लड़ाई में हमारी हालत बेहतर है। 13 आदमी जो मृत घोषित किए गए थे वे सही सलामत हैं। उनमें आपका पति भी है। उसे फ्रांसिस और इंडियन को वहाँ से प्रांतीय जेल में लाने का काम भी सौंपा गया है। मुझे भरोसा था कि यह खबर सुनकर आप खुश होंगी, इसलिए मैं इतनी रात गए आपके आराम में खलल डालने चला आया। शुभ रात्रि। यह कहकर वह भला मानुस चलता बना। जाते हुए गली के अंधेरे में उसकी लालटेन हिलती रही, जिसकी रोशनी में चीज़ों के अस्पष्ट से आकार नजर आ रहे थे, मानो भारी उथल पुथल के बीच से आकारों की एक दुनिया उभर रही हो। स्मृतियां अतीत में झांक रही हों, किंतु मार्गरेट इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए ज़्यादा देर नहीं रुकी। उसने मन में हर्ष इस रोशनी से जगमगा उठा कि सांस अटक सी गई। वह जैसे पंखों पर सवार उड़ती हुई अपनी बहन के पलंग के पास आई, पर अचानक कमरे के दरवाजे पर वह ठिठक गई। उसके भीतर एक दर्द सा उमड़ पड़ा। बेचारी मैरी, उसने मन ही मन सोचा। क्या मैं उसे जगाऊं, सिर्फ यह देखने के लिए कि मैरी खुशी से उसका दुख और बढ़ गया है।
नहीं, मैं इस बात को अभी अपने भीतर ही रखूंगी। वह बिस्तर के करीब आई। उसने देखा मैरी चैन की नींद सोई हुई थी। उसका आधा चेहरा तकिए से धंसा हुआ था, जैसे रोने के लिए छिपा हुआ हो, पर उसके चेहरे पर स्थिर शांति थी, मानो उसका हृदय एक गहरी झील की तरह हो जो सब कुछ अपने भीतर समेट कर अब शांत हो गया हो। यह कितना अजीब है कि दुख हल्के होकर सपनों में तब्दील हो जाते हैं। मार्गरेट ने अपनी बहन को जगाने की इच्छा पर काबू पाया। उसे यह महसूस हुआ कि अपने इस बेहतर नसीब की वजह से वह अनजाने ही अपनी बहन के प्रति सच्ची नहीं रह पाएगी, और एक बार यह सच्चाई बता देने पर उसकी बहन का प्यार उसके प्रति कम हो जाएगा। एक झटके से वह मुड़ी और अपने कमरे में आई। उसे लगा कि यह खुशी ऐसी है कि ज़्यादा देर उस पर काबू पाना कठिन है, फिर चाहे अगले पल इसकी वजह से किसी को दुख ही क्यों ना हो। उसने मन में तमाम खुशनुमा विचार उमड़ रहे थे, जिन्हें धीरे धीरे नींद ने चुरा लिया और उन्हें सपनों में बदल डाला। सपने कहीं अधिक खुशनुमा और ज़्यादा उद्यम से, जैसे सर्दियों में खिड़की के शीशे पर छोड़ी गई गहरी सांस से कोई अजीबोगरीब सा नक्शा बन गया। पर यह कितनी निर्जीव तुलना थी। रात काफ़ी ढल चुकी थी। मैरी अचानक हड़बड़ा कर उठी। उसने एक बहुत ही सजीव स्वप्न देखा था। बस इतना ही याद था कि एक बहुत रोचक मोड़ पर उसकी नींद खुल गई थी। थोड़ी देर तक नींद सुबह के कुहासे की तरह उस पर हावी रही, जिसमें वह अपनी स्थिति की असलियत को नहीं समझ पा रही थी। नीम बेहोशी में उसने जोर जोर से थपथपाने की 2-3 बार आवाज़ सुनी। पहले उसे लगा कोई खास बात नहीं है, फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। आखिर उसने पाया कि कोई आवाज़ दे रहा है और यह उसी के लिए है। इसी क्षण उसे सब कुछ याद आने लगा। नींद की खुमारी अब उसके शोकमगन चेहरे से छटने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, कमरे की चीज़ें मध्यम रोशनी में साफ दिखाई देने लगीं। बाहर के दरवाजे पर फिर किसी ने ज़ोर से पुकारा था। मैरी ने इस आशंका से कि बहन जग न जाए, जल्दी से शॉल लपेट और खिड़की की ओर लपकी। सहयोग की सिटकनी पहले से खुली हुई थी। कौन है? मैरी ने कांपते हुए नीचे झांक कर पूछा। तूफान थम चुका था। चांद ऊपर चढ़ आया था। वह छितरे हुए बादल के बीच में से झांक रहा था। नीचे मकान नमी में स्याह पड़ गए थे। खिड़की के नीचे एक आदमी नाविक की वर्दी में खड़ा था। वह पानी में पूरी तरह तरबतर था, मानो समुद्र की गहराई से अभी अभी निकल कर आया हो। मैरी ने उसे पहचान लिया। यह वही था जो समुद्र तट से छोटी छोटी यात्राएं अपनी जीविका चलाता था। मैरी को यह भी याद था कि विवाह से पहले इस आदमी ने प्रेम निवेदन किया था, जिसे मैरी ने अस्वीकार कर दिया था। क्या बात है स्टीफन, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? उसने पूछा। अरे बस खुश हो जाओ मैरी, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खबर लाया हूँ, विफल प्रेमी बोला। तुम्हें पता है 10 मिनट पहले ही मैं घर लौटा और माँ ने सबसे पहले मुझे तुम्हारे पति के बारे में बताया। माँ से बिना एक शब्द कहे मैंने अपना हेड उठाया और तुम्हारे घर की ओर दौड़ता चला आया। मैरी, मैं तुमसे बात किए बगैर एक पल के लिए भी सो नहीं सकता था। आखिर हमारा पुराना रिश्ता भी तो है। ओह स्टीफन, मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझती थी। विधवा के चेहरे पर आंसू ढुलक पड़े। वह खिड़की बंद करने लगी। और रुको मैरी, पहले मेरी पूरी बात सुनो, नौजवान नाविक चिल्लाया। मैंने कल शाम पुराने इंग्लैंड से आती हुई एक नाव देखी। तुम जानती हो नाव की छत पर मैंने किसे देखा? तंदुरुस्त और खुशहाल। हाँ, 5 महीने पहले जैसा देखा था उससे
थोड़ा दुबला ज़रूर लग रहा था। मैरी खिड़की से झांकती रही, कुछ बोल नहीं पाई। अरे, यह तुम्हारा पति ही तो था, वह भले दिल वाला नाविक बोला। तुम्हारा पति और उसके 3 साथियों ने नाव के उलटने पर डार्ट की सहायता से अपने आप को बचा लिया था। हवा ऐसे ही बहती रही तो उनका नाव सुबह का उजाला होने तक यहाँ आ लगेगी। मैंने सोचा तुम्हें यह बात बताकर खुश कर दूं। अच्छा, शुभ रात्रि। स्टीफन मुड़ा और तेज कदमों से लौट गया। मैरी देर तक उसे अविश्वास से देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि इस बात को सच माने या झूठ। धीरे धीरे विश्वास की ताकत उसके भीतर उमड़ने लगी। उसने मन में सबसे पहले यही इच्छा जागी कि बहन को तुरंत जाकर अभी अभी मिली यह खुशखबरी उसे बताए। कमरे का दरवाज़ा जाने कब बंद हो गया था। उसने दरवाज़ा खोला और पलंग के निकट आई। वह सोती हुई बहन के कंधे पर हाथ रखना ही चाहती थी कि तभी उसे यह ख्याल आया कि मार्गरेट जगते ही मृत्यु और शोक की भावना से भर उठेगी और उसकी खुशी की तुलना में अपने दुखों के बारे में सोचकर कड़वाहट से भर जाएगी। उसने देखा लैंप की रोशनी शोकमगन बेसुध शरीर पर पड़ रही थी। मार्गरेट अशांत निद्रा में थी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उसकी खूबसूरत गाल पर लालिमा थी। एक सजीव सी मुस्कुराहट से उसके होठ आधे खुले हुए थे जिनमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा था। हालांकि उसकी पलकें मूंदी हुई थी, फिर भी उसके चेहरे से खुशी जैसे फूट पड़ना चाहती थी। मेरी बदनसीब बहन, जल्दी ही तुम्हारा यह सुंदर सपना टूट जाएगा, मैरी ने सोचा। लौटने से पहले उसने लैंप बुझा दिया और चादर मार्गरेट को उड़ाने लगी कि ठंडी हवा से वह जग न जाए। किंतु मार्गरेट की गर्दन के पास उसका हाथ कांप उठा। एक आंसू उसके गले पर टपक पड़ा और उसी क्षण मार्गरेट की नींद खुल गई। तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद।